नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल देखो अपन ने लास्ट टॉपिक जो किया था उसमें अपन ने देखो सतत आवेश वितरण के बारे में कुछ एक बातें अपन ने शुरू कर दी थी। आज एक बार वापस से देखना कि अपन ये कह दें आवेशों का सतत वितरण। आवेशों का सतत वितरण क्या है? देखो, आवेशों के सतत वितरण में एक बात और देखना कि अपन ने जब अपन देखो पहला चैप्टर स्टार्ट किया उस वक्त मैं बार बार एक शब्द काम में ले रहा था, बिंदु आवेश। बार बार में देखो अपन काम में ले रहे थे कि बिंदु आवेश क्या है। तो बिंदु आवेश अपन ये कह रहे कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य की दूरी उनके त्रिज्या के तुलना में, ठीक है ना, कि अपन किन्हीं दो बिंदु आवेश हैं, उनके अपन ये कहें कि बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या की तुलना में अत्यधिक हो, या मैं कह दूं कि वो एक अति सूक्ष्म स्थान पे, पूरा आवेश ये कह दें अति सूक्ष्म स्थान पे केंद्रित हो, तो वो अपन क्या कह देंगे, बिंदु आवेश कह देंगे। और बिंदु आवेशों में देखो ये कह दे, जैसे ये बिंदु आवेश ही कह दे, जैसे मैं ये कह दूँ देखो कोई परमाणु है तो ये सोडियम प्लस आयन अपन कह रहे हैं, तो सोडियम प्लस आयन में आवेश की संख्या अपन यही कह रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻�19 कूलम आवेश कह रहे थे। तो वो अपन ये कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या बिंदु आवेश है, और ये अपन ये कह रहे हैं सोडियम जो परमाणु है उसके ऊपर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻⁻19। बिंदु आवेश का मतलब सीधा सा याद रखना कि अपन ये कह दें कि उनका आकार वो अति सूक्ष्म स्थान पे वो केंद्रित होगा। और उन बिंदु आवेशों के कारण अपन ये देखो एक देख लिया था, कूलम नियम देखा था, याद हो तो। कूलम नियम में अपन देखो ये लिखा था परिभाषा में, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, देखो आवेश में कैसा ले रहा था, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल का मान होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, कूलम बल यदि आप निकाल रहे थे तो यही कह रहे थे, यही था क्या, तो वो अपन ये कह रहे थे Q1 Q2। तो आप देखो इनके बीच की दूरी है वो इनकी त्रिज्याओं की तुलना में क्या है, अधिक है भी, ठीक है ना। तो इनकी त्रिज्याओं का मान क्या हो जाए कि आपके पास बहुत ही कम है इस दूरी की तुलना में, तो ये दोनों क्या हो गए, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के कारण कूलम बल ये बनता है। इसी बिंदु आवेश के कारण देखो अपन ने ये भी देखा था, याद हो तो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसका मान देखो अपन ने ये निकाला था कि Q/r²। और उस दौरान भी देखो आपने ये कहा था क्या, ये बिंदु आवेश O पे कोई आवेश रखा और दूरी पे स्थित बिंदु P है जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपने ये कहा था, यही कहा क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु आवेश के कारण अपन कूलम नियम निकाल रहे हैं, तो बल निकाल रहे हैं कूलम नियम के द्वारा, तो वो बिंदु आवेश के कारण आ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो वो आपके पास बिंदु आवेश के कारण आ रही हैं। लेकिन अपन देखो ये कह रहे हैं आवेशों का सतत वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब मैं परिभाषा ये कह रहा हूँ कि यदि आवेश का वितरण क्या हो कि एक समान रूप से हो, कि एक समान रूप से हो, तो वो आपके पास ऐसा वितरण क्या कहलाएगा, सतत आवेश वितरण या आवेशों का सतत वितरण कहलाएगा, कह सकते हैं। अब जैसे देखो, जैसे मैं ये कह देता कि ये एक छड़ है, तो इस छड़ पे आवेश वो एक समान रूप से होगा, तो ऐसे ही होगा क्या, यही बनेगा। अब देखो एक समान रूप से हैं तो इसका मतलब क्या बने, ये कह सकते हैं क्या ये आपके पास बिंदुवत आवेश है। क्या बने, इस छड़ के ऊपर जो आवेश वितरित है उनको अपन बिंदुवत आवेश मान सकते हैं क्या, बिंदुवत आवेश है वो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अपन देखो इन आवेशों का आकार तो देखो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है अभी, ठीक है ना। जैसे एक पृष्ठ के ऊपर होता, पृष्ठ का मतलब मैं कह दूँ यूँ आपके पास आवेश है वो समान रूप से वितरित होता, तो ये भी अपन ये कह सकते हैं कि बिंदु आवेश नहीं है। या आयतन के अनुदिश होता तो वो भी अपन ये कह दें कि जो आपके पास वितरण है वो तो ये कह सकते हैं कि बिंदु आवेश नहीं हो सकता। तो वो अपन ये कह रहे हैं, जैसे देखो आपको ने एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये भी पढ़ा था आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण पढ़ा है क्या, देखो पहले चैप्टर में आवेशों के गुणधर्म में, तो उसमें आपने कहा था कि आवेशों के क्वांटमीकरण से तात्पर्य है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वो एक पूर्णांक संख्या के रूप में होता है, और किसी वस्तु के ऊपर जो मुक्त आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, तो इसका मतलब देखो आप ये कह रहे थे वहाँ भी
तो ये आपके पास इसका मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम कह रहे थे ई का मान, ठीक है ना, और एन है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहे हैं। ये चीज़ें आपके पास कब लागू है, जब आवेश का मान अत्यल्प है। आवेशों का क्वांटमीकरण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, ये सब बातें अपन तभी लागू कर पाएंगे जब आवेश कैसा होगा, बिंदु आवेश होगा। बिंदु आवेश होगा तो ये अपन आवेशों का क्वांटमीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। बिंदु आवेश है तो ही अपन कूलाम नियम निकाल सकते हैं। बिंदु आवेश है तो ही अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। लेकिन जब आवेश का वितरण किसी देखो तार या फिर अपन छड़ कह दें या फिर किसी रेखा के अनुदिश हों, तो उसमें अपन ये कहेंगे कि वो बिंदु आवेश नहीं होगा। तो उसके लिए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, लगने वाले बल का मान है वो अपन कैसे निकालेंगे, वो चीज़ें अपन आज देखेंगे। देखो ठीक है ना। तो उन चीज़ों के लिए देखो अपन इन आवेश वितरणों को 3 टाइप से डिवाइड कर रखा है। क्योंकि देखो जो आवेशों का वितरण है वो आपको देखो ये कह रखा है कि आवेश का वितरण किसी तार के अनुदिश हो सकता है, किसी पृष्ठ के अनुदिश हो सकता है, या आवेश का वितरण है वो अपन ये कह देंगे कि किसी आयतन के अनुदिश हो सकता है। तो इनके आधार पे आवेश को देखो 3 भागों में बांटा गया है। पहला वितरण होता है वो अपन ये कह देंगे रेखीय आवेश वितरण, ठीक है ना, और रेखीय आवेश वितरण। दूसरा वितरण होगा वो अपन ये कह देंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा है वो आपके पास वितरण होगा वो आयतन आवेश वितरण होता है। आयतन आवेश वितरण होता है, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। देखो इन तीनों को भी मैं एक बार आपको मौके के लिए बताता हूँ। जैसे कोई तार है, ठीक है ना, उस तार के अपन एक लंबाई तो होगा तार, तो तार है वो लंबाई के अनुदिश होगा, तो उसके लंबाई के अनुदिश जो आवेश का वितरण होगा वो वितरण क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। किसी तार या किसी रेखा या फिर किसी छड़ के अनुदिश यदि लंबाई के अनुदिश यदि आपके पास आवेश का वितरण है तो वो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण। किसी पृष्ठ के अनुदिश, मान लो ये पृष्ठ है भी, ये आपके पास ये अपन ये कह देंगे, तो इसी पृष्ठ के अनुदिश आपके पास यदि आवेश का वितरण है तो वो वितरण क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। और यदि किसी आयतन के अनुदिश वितरित हैं, मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ जाएं, तो उसके अनुदिश यदि वितरित है तो वो क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण कहलाएगा, ठीक है ना। आयतन के अनुदिश है तो आयतन कहलाएगा, पृष्ठ के अनुदिश है तो पृष्ठीय कहलाएगा, और तार की लंबाई या छड़ की लंबाई या रेखा के अनुदिश है तो ये कहलाएगा। अभी ये चीज़ें देखो, पृष्ठ वाली बात देखना, किसी चालक को दिया गया आवेश होता है वो सदैव उसके पृष्ठ के ऊपर वितरित होता है, ठीक है ना। याद रखना कि कोई भी चालक है उसको दिया गया आवेश होता है वो आपके पास क्या होता है, केवल उसके पृष्ठ के ऊपर होता है। इसी कारण अपन देखो यहाँ इसकी 2 घटनाएं अपन दो अनुप्रयोग अपन पढ़ेंगे। एक तो गोलीय कोष के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है ना, और एक अचालक पट्टिका के कारण अपन जो कह रहे हैं कि अचालक पट्टिका और चालक पट्टिका, उनके कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो उसका मतलब ये होगा पृष्ठीय के ऊपर आपके पास कितने डेरिवेशन हो जाएंगे, 4 डेरिवेशन हो जाएंगे। और रेखीय में अपन एक पहला ही कहेंगे अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और एक गोलीय अचालक गोले के कारण, मतलब अचालक गोला आयतन आवेश वितरण कब होगा, जब आवेश है वो अपन ये कहते हैं कि कोई भी अपन कुचालक वस्तु है उसको दिया गया आवेश होगा तो वो उसके सदैव क्या होगा, अंदर ही होगा। जैसे मैं यही कहता, ये आपके पास मार्कर है, इस मार्कर में आपके पास क्या हो, अंदर की सतह के ऊपर आपके पास पूरे में क्या हो, आवेश वितरित है, तो ये आपके पास ऐसा वितरण क्या कहलाएगा, आयतन आवेश वितरण कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखो रबड़ की गेंद है, उसको यदि अपन आवेश देंगे तो वो आवेश क्या रहेगा, उसके अंदर ही रहेगा भी पूरा का पूरा, तो वो आयतन आवेश वितरण कहलाएगा। यदि चालक गोले को अपन आवेश दे रहे हैं तो वो आवेश क्या रहेगा, उसके पृष्ठ पे रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। और कोई तार की लंबाई या अपन ये कह दे छड़ की लंबाई या किसी रेखा के अनुदिश यदि आवेश का वितरण होगा तो वो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण है वो कहलाएगा। तो देखो अपन अब उसको देखो अपन नंबर वाइज इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं। एक आपको अच्छी तरह से समझना, फिर आप देखो तीनों के तीनों 2 डेरिवेशन आप खुद कर देंगे। देखना देखो, पहला अपन ये कह रहे हैं कि रेखीय आवेश वितरण, पहले देखो सबसे पहले डेफिनेशन देखना, रेखीय आवेश वितरण। फिर देखो मैं इनको अलग अलग आप दोनों 2 टॉपिक बचेंगे वो आपसे ही आपको ही करने हैं। देखो पहला कह रहा हूँ मैं रेखीय आवेश वितरण।
जब अपन ये कह देंगे आवेश का वितरण, देखो क्या लिख देंगे, जब आवेश का वितरण, आवेश का वितरण तार की लंबाई या छड़ की लंबाई के अनुदिश समान रूप से हैं, समान रूप से हैं, तो उसे आप क्या कह देंगे, रेखीय आवेश वितरण कह देंगे। कि तार, देखो जब आवेश का वितरण तार की लंबाई या छड़ की लंबाई के अनुदिश हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण है। जैसे देखो तार की लंबाई है तो ये कह देंगे आवेश का वितरण वो एक समान रूप से है, क्या यही है, क्या यही अपन कह सकते हैं। या मैं इसको यूँ ले लें कि एक छड़ की बात करता तो ये कर देता, इस प्रकार से भी एक ही बात है, उसको क्षैतिज रखा है, इसको लंबवत रख दिया, तो ये आवेश का वितरण है वो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। तार की प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाएंगे। देखना, देखो एक डेफिनेशन और यहाँ से मैं दे रहा हूँ, किसकी परिभाषा दे रहा हूँ, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व है जिसे अपन लैम्डा से लिखते हैं। क्या होगा कि देखो अपन रेखीय आवेश वितरण में ये कह देंगे कि तार या छड़ की प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित, प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, देखो तार या छड़ की प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाएंगी, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएंगी। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया भाई, आवेश बटा लंबाई हो गई, क्या आवेश बटा लंबाई हो गई, तो आवेश बटा लंबाई हुई तो ये आपके पास रेखीय आवेश घनत्व हो गया। अब इसके देखो आप यूनिट बता सकते हैं, तो इसकी यूनिट बोलना क्या होगा, लैम्डा का मात्रक, तो मात्रक क्या बनेगा भाई, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, लैम्डा का विमीय सूत्र है, तो विमीय सूत्र भी अपन बता सकते हैं। देखो आवेश की विमा क्या होगी, A1 T1, लंबाई की L1, तो देखो क्या होगी M0 L-1 T1 A1, ये इसका विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि अपन देखो परिभाषा देख ली, रेखीय आवेश घनत्व एक शब्दावली काम आ रही है वो देख लिया, मात्रक देख लिया, विमीय। अब बात आती है कि इस छड़ या तार के अनुदिश अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें। तो देखो अपन ने ये कहा कि केवल अपन किन के कारण जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण कूलाम नियम जानते हैं, ठीक है ना। आवेश एक अति सूक्ष्म स्थान पे यदि केंद्रित है तो अपन कूलाम बल जानते हैं, और यदि आवेश एक अति सूक्ष्म स्थान पे केंद्रित है तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं। तो ये तो देखो छड़ है वो अपन और बढ़ा दें भाई, तो ये छड़ तो बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब जो परमाणु का आकार है ये अपन परमाणु मानते हैं, या ये अपन परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार है वो 10⁻⁻10 मीटर, त्रिज्या का ही तो होता है परमाणु, तो ये आकार तो बहुत बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये आवेश बिंदु आवेश नहीं है, तो बिंदु आवेश नहीं है तो इस तार के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना, सपोज कर लो कि इस छड़ की लंबाई कितनी होती है, L कर लेते, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ उपस्थित आवेश है वो मान लो Q है, तो देखो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया अभी, रेखीय आवेश घनत्व क्या बन गया, लैम्डा लिख देंगे। तो लैम्डा क्या हो गया, प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, और कुल आवेश की मात्रा है वो क्या बन गई, लैम्डा हो गया, कह दिया। अब अपने को ये करना है कि इस छड़ से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है ना। स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकालना चाहते हैं, तो वो तीव्रता देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो वो तीव्रता निकालने के लिए अपन ये कह रहे हैं कि जहाँ अपन ये कह रहे हैं कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, तो O से अपन दोस्त एक लंबाई अल्पांश की परिकल्पना कर लेंगे, और वो लंबाई अल्पांश क्या हो गया, dl हो गया। और लंबाई अल्पांश हुआ तो इस लंबाई अल्पांश में उपस्थित आवेश क्या बन गया, बिंदु आवेश बन गया। अभी देखो अपन ये कह देंगे dl लंबाई अल्पांश, लंबाई अल्पांश में उपस्थित dq आवेश को
बिंदु आवेश माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? बिंदु आवेश माना जा सकता है, माना जा सकता है। अब देखो बिंदु आवेश मान सकते हैं, तो बिंदु आवेश के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं भी, नहीं जानते क्या? तो देखो क्या होती है बिंदु आवेश, जैसे ये O होता है, इस पर Q आवेश होता है, R दूरी पे कोई बिंदु P होता है, तो वो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये नहीं होता क्या? तो अब अपने बात जानते हैं। देखो पूरे जो छड़ ले रहे हैं तो आवेश को अपन बिंदु आवेश नहीं मान सकते भी। अपन ने अल्पांश लिया है, अल्पांश में उपस्थित आवेश कितना मान लिया मैंने? dq मान लिया, तो इस dq को क्या मान लोगे आप? बिंदु आवेश मान लोगे। तो बिंदु आवेश मान लेंगे तो बिंदु आवेश के कारण अपन क्या ज्ञात कर देंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो देखो dq आवेश है, तो dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो अपन ये कह देंगे dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो देखो तीव्रता का मैग्नीट्यूड ही बता रहा हूँ भी, और वो तीव्रता क्या लिख देंगे? डी मैग्नीट्यूड कह देंगे, और वो क्या बनेगा कि dq अपॉन में r² होगा या नहीं होगा भी, उसके अकॉर्डिंग देख लो। यहाँ आवेश q था तो अपन ने ये लिख दिया kq अपॉन में r², यहाँ आवेश क्या है? dq, तो dq के कारण ये लिख दिया। अब अपन देखो संपूर्ण के कारण निकालना चाह रहे हैं, संपूर्ण देखो अब अल्पांश के कारण निकाल लिया, तो संपूर्ण के कारण जानते हैं अपन, संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो अपन ये कह देंगे संपूर्ण छड़ की लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएंगी भी? तो देखो ये समाकलन कर देंगे dE, और ये समाकलन अपन कर देंगे kq अपॉन में r², ठीक है ना। dE का याद रखना भी मैग्नीट्यूड ही करें, अन्यथा मैग्नीट्यूड नहीं करते तो r और लगा देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया? E मैग्नीट्यूड हो गया, और ये k dq अपॉन में r² हो गया, क्या यही बना क्या? अब अपन देखो dl लंबाई पर उपस्थित आवेश dq को बिंदु आवेश माना जाए, तो देखो अपन रेखीय आवेश करने, तो क्या कहा? प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा। तो अल्पांश के लिए अपन क्या बता सकते हैं? रेखीय आवेश घनत्व नहीं बता सकते क्या? देखो यहाँ पर एक स्थिति नहीं बताना चाह रहे हैं और वह स्थिति क्या बता रहे हैं? अल्पांश के कारण रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है, तो वो अपन क्या बता देंगे? लैम्डा, और ये क्या हो गया? dq अपॉन में dl हो गया क्या? और dq का मान बोलो कितना आ गया? लैम्डा dl। ये मान अपन कहाँ लगा दें? यहाँ पे लगा दें। देखो dq का मान है वो अपन यहाँ पे लगा देंगे, तो देखो आपके पास क्या बन गया? देखना, देखो क्या स्थिति आ गई? E मैग्नीट्यूड समाकलन के लैम्डा dl अपॉन में r² आ गया। ये स्थिति अपन बता सकते हैं। ये अपन रेखीय आवेश वितरण में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से ज्ञात कर देंगे। बल ज्ञात करना तो बल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखना, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। अब देखो आप एक कंटिन्यू इसकी परिभाषाएं बता सकते हैं। देखो दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूँ, पृष्ठीय आवेश वितरण। देखो रेखीय आवेश वितरण में आपने क्या कहा अभी? देखना, देखो रेखीय आवेश वितरण में आपने यही कहा क्या? देखो एक और मैं बता देता हूँ, फिर तीसरा पॉइंट है वो आपको ही करना भी। देखो रेखीय आवेश वितरण है, रेखीय आवेश वितरण में क्या कहा आपने? जब आवेश का वितरण किसी छड़ की लंबाई या तार की लंबाई के अनुदिश हो तो उसे आपने क्या कहा? रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठीय में क्या कर देंगे? जब आवेश का वितरण उसके पृष्ठ या क्षेत्रफल के अनुदिश हो, क्षेत्रफल के पृष्ठ या क्षेत्रफल के अनुदिश है। तो ये मान लो ये पृष्ठ है, ये बोर्ड है वो मैं पृष्ठ ही मान लेता। ये आपके पास आवेश है मान लो, ठीक है। और ये अपन आवेश वितरण है वो बता देंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण हो जाएगा। अब देखो पृष्ठीय आवेश वितरण में एक शब्दावली काम में लेंगे,
पृष्ठीय आवेश घनत्व है, वहाँ पे क्या काम में लिया था याद हो तो, रेखीय आवेश घनत्व है, तो यहाँ काम में लेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे सिग्मा से लिखेंगे। उसको लैम्डा से लिख रहे थे, इसको अपन किससे लिख देंगे, सिग्मा से लिख देंगे। तो क्या बनेगा देखो, वहाँ क्या परिभाषा दी थी, छड़ की प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा। यहाँ क्या कर देंगे कि अपन ये कह देंगे छड़ के प्रति एकांक, जो अपन ये कह दें, या किसी धातु के पृष्ठ के, किसी धातु के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, तो ये आपके पास यह हो जाएंगी स्थिति, आवेश बटा क्षेत्रफल बन गया। अब बोलो देखो सिग्मा का मात्रक बता दो। सिग्मा का मात्रक वहाँ देखो, लैम्डा का मात्रक क्या था, कूलाम प्रति मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सिग्मा के आपके पास विमीय सूत्र बोलिए, विमीय सूत्र है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व की विमीय सूत्र बोलो देखो, आवेश की विमा A1 T1, क्षेत्रफल की विमा L2, तो M0 L - 2 T1 A1, ये आपके पास इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अब देखो अपने को बता आवेश का वितरण इसके पृष्ठ के अनुदिश है, तो ये बिंदु आवेश तो नहीं मान सकते, तो बिंदु आवेश नहीं मान सकते, तो उसमें आपने क्या लिया, लंबाई अल्पांश लिया, तो यहाँ क्या मानोगे, क्षेत्रफल अल्पांश मान लोगे। और वो क्षेत्रफल अल्पांश क्या कह देंगे, क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश ds, ds पर उपस्थित dq आवेश को, dq आवेश को बिंदु आवेश माना जा सकता है, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश माना जा सकता है। तो बिंदु आवेश माना जा सकता है, तो देखो क्या बने अभी, लैम्डा देखो पहले सिग्मा को परिभाषित करो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, तो ये हो गई क्या ds, सिग्मा बराबर क्या हो गया dq। स्थिति बनी या नहीं बनी, यही बनी क्या, dq की वैल्यू ये बन गई आपके पास। अब बिंदु आप देखो ये मान लो, ये अपन ने एक क्षेत्रफल अल्पांश ये मान लिया, अभी इसमें एक पॉइंट A1 मान लो, यहाँ पे A2 मान लेते, तो ये आपके पास एक क्षेत्रफल अल्पांश ये बन गया, इसमें dq आवेश मान लिया। इससे देखो स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिसके ऊपर अपन क्या ज्ञात करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो अपन ये भी कह सकते हैं क्या, देखो ये स्थिति देखना, dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि बिंदु आवेश मान लिया आपने, और बिंदु आवेश मान लिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो क्या होगी, dE, ये मैग्नीट्यूड ही होगा भी, k dq/r²। क्यों, देखो बिंदु आवेश O होता है, O पे Q आवेश होता है, r दूरी पे स्थित कोई बिंदु P होता है, जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यही होते हैं कि जो आवेश होता है उसको k से गुणा कर देंगे और r² लिख देंगे। तो ये अपन ने ये लिख दिया, k से गुणा आवेश क्या है अल्पांश पे dq, dq है तो ही तो अपन ने बिंदु आवेश माना है, तो ये अपन ये ज्ञात कर देंगे k dq/r², विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ज्ञात कर देंगे। अब देखो आपके पास ये तो होगा अल्पांश के कारण, संपूर्ण के कारण ज्ञात करेंगे तो क्या करते हैं अपन, समाकलन कर देंगे, तो वो अपन समाकलन लिखेंगे, तो dE समाकलन क्या हो गया, k dq/r²। अब dq का मान अपन ने ये निकाल रखा, dq का मान है वो अपन ने ये निकालेंगे, तो ये क्या हो गया देखो, E मैग्नीट्यूड इक्वल ये क्या बन जाएगा, k सिग्मा ds/r² हो जाएगी। तो ये अपन पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे। अब एक तीसरा टॉपिक आपको जो करना है वो देखने में, देखो आपको खुद को ही करना है, मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है। देखो तीसरा पॉइंट होगा आयतन आवेश वितरण। क्या है, आयतन आवेश वितरण। आप क्या लिखोगे, जब आवेश का वितरण उसके आयतन के अनुदिश हो, जब आवेश का वितरण उसके आयतन के अनुदिश हो तो उसे क्या कह देंगे, आयतन आवेश वितरण कह देंगे। ठीक है, फिर शब्दावली काम में वहाँ पे पृष्ठ ले रहे हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, आयतन आवेश घनत्व लेंगे। और आयतन आवेश घनत्व में क्या कर दोगे, इसको देखो रो से लिखते हैं अभी, और क्या लिखेंगे, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा अपन लिख दें तो ये होगा, तो रो का मात्रक बोलो क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर क्यूब होगी। रो का विमीय सूत्र बोलो क्या हो गया, देखो आवेश की विमा A1 T1, आयतन की विमा L3, तो ये क्या हो जाएंगे, M0 T - 3 हो जाएंगे।
T1 A1 हो जाएगा। अब अपन देखो क्षेत्रफल अल्पांश की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयतन अल्पांश लिख देंगे। आयतन में अपन एक ऐसा घन मान ले, घनाभ या घन मान लो भी, ठीक है ना, जिसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, तो ये अपन मान लेंगे। अब देखो अपन ये कह देंगे आयतन अल्पांश, वहाँ पे क्षेत्रफल अल्पांश लिखा था, यहाँ आयतन अल्पांश dv पर उपस्थित dq आवेश को बिंदु आवेश माना जा सकता है। तो रो क्या हो जाएगा भाई, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, और ये स्थिति बनेगी तो इसको दो क्रॉस गुणा कर दो भी, तो ये क्या बन जाएगा, रो dv और ये dq की वैल्यू हो जाएंगी। और फिर आप क्या लिख दोगे, dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो यही आएंगी। अब dq के संपूर्ण आयतन के कारण निकाल लेंगे, तो संपूर्ण आयतन के कारण दोनों ओर समाकलन कर दोगे और dq का मान पहले अपन देखो, dq का मान इस बार ये रख देंगे, तो dq का मान ये रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e हो जाएंगे, रो हो जाएगा और ये dv आ जाएगा। ये आपके पास आयतन वाला जो आपको खुद को करना भी, केवल मैंने बताया है, मौखिक रूप से ये हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर अपन देखो उसके बाद में अपन कल एक नया टॉपिक विशेष रूप से अपन शुरू करेंगे, गाउस के नियमों के अनुप्रयोग, जिसके लिए देखो चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन आते हैं। अभी 6 अनुप्रयोग दे रखे हैं, 6 में से आप एक अनुप्रयोग तो देखो गोलीय कोष और चालक गोला एक ही अनुप्रयोग है भी, तो इसका मतलब देखो आपके पास दोनों एक, चाहे गोलीय कोष आ जाए चाहे चालक गोला आ जाए, एक ही बातें आपको वहाँ पे पढ़नी है। तो इसका मतलब अपन देखो जो अनुप्रयोग करेंगे वो 5 ही अनुप्रयोग करेंगे, और उसमें भी देखो एक चालक पट्टिका और एक अचालक पट्टिका लगभग एक जैसा सही है, उसमें भी कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो भी अपन ये कहें तो यूँ मिलाकर अपन यदि वैसे तो दो 6 अनुप्रयोग हैं, लेकिन अपने वो पढ़ने कितने हैं, 4 ही अनुप्रयोग अपन अच्छी तरह से याद अपने वो 4 ही करने हैं, और 4 यदि अपन कर लेंगे तो 6 के 6 अनुप्रयोग हैं वो हो जाएंगे। एक तो देखो गाउस के नियम का क्वेश्चन आता है, और यदि अपने देखो फिजिक्स में जब भी टफ क्वेश्चन बनता है, तो मैंने बार बार बताया कि फिजिक्स का पेपर जब भी टफ आया है तो गाउस के अनुप्रयोग का क्वेश्चन नहीं आता भी, और लगातार देखो पिछले इस साल जो 2020 में पेपर हुआ उसमें गाउस के नियम का अनुप्रयोग का क्वेश्चन नहीं दिया अगले ने, तो इस बार इसका मतलब गाउस के नियम वाले अनुप्रयोग है वो अच्छी तरह से आपको करने अभी, तो वो अपन देखो कल है वो शुरू करेंगे। और जितने अपन देखो पढ़ रहे हैं उनको साथ साथ आप पढ़ते चलें, और उसके बाद में जो समस्याएं आ रही हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें, और उन समस्याओं को मैं अगली वीडियो में आपको बता देंगे। तो अपन कल है वो गाउस के नियम के अनुप्रयोगों के साथ एक नई वीडियो वो बनाएंगे। धन्यवाद।